तो यार अब तक हमने पिछले पार्ट में देखा था कैसे कैंग पिलट का छोटा भाई कैंग ओजिन उसकी मदद करने के लिए स्पा में पहुंच जाता है, जहां पर पिलट को खतरा था कि और लोग उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं। वहीं पर उसके छोटे भाई ओजिन कैंग ने आते समय में सबकी छुट्टी कर दी होती है, और यही चीज तो नैंगबोंग सियो को भी परेशान कर रही होती है कि कौन है ऐसा बंदा जिसने शैडो में पीछे रहकर पिलट की मदद की है। तो इसी वजह से नैंगबोंग सियो ठान लेता है कि वो इस शैडो में पीछे रहने वाले बंदे का जरूर पता लगाएगा कि कौन है जो पिलट की मदद कर रहा है। हालांकि हम देख पाते हैं उजिन कैंग के आ जाने की वजह से पिलट के पास अब एक डिसेंट प्लान आ जाता है। उसे यहाँ पर सिनेमा ग्रुप के एक सीक्रेट सर्वर के बारे में पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ उजिन कैंग की वजह से। जिसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक बहुत पुराने किचन में, जहां पर उसकी मदर लोगों के लिए कुक किया करती थी, इस तलाश में कि शायद से उनकी मदर ने उनके लिए कुछ तो पीछे छोड़ा होगा। तो गैस व्हाट, यहाँ पर वाकई में उसकी मदर ने कुछ ना कुछ पीछे छोड़ा होता है। तभी वहाँ पर सिनेमा ग्रुप के और बंदे पहुंच जाते हैं। जल्दी जल्दी में दोनों भाई यहाँ से निकलने की करते हैं कि उतने में उजिन कैंग को एहसास होता है कि हाँ यार, इस सब जल्दी में उसके फादर का दिया गया हुआ लंच, वो प्यार से बनाया हुआ लंच पीछे रह चुका है। तो उजिन कैंग यहाँ पर पिलट को आगे बढ़ने का रिकमेंड करता है, और खुद जब वो इस लंच को पीछे लेने जाता है तभी वहां पर उसका सामना नैंगबोंग सियो से होता है। नैंगबोंग सियो उसको देखकर पहचानता तो नहीं है कि वो भी चावुक का, पिलट का, ताइगू का मुंह का छोटा भाई है, मतलब कि कैंग एल्डो का सबसे छोटा बेटा। मगर वो इतना जरूर पहचान लेता है कि जो कोई भी शैडो से पिलट की मदद कर रहा था वो यही शख्स था। पर चूंकि उसने उजिन कैंग के प्यारे से बनाए हुए लंच को, जो कि उसके फादर ने इतने प्यार से पकाया था उसके लिए, उसने उसको जाया कर दिया होता है। तो यहाँ पर उजिन कैंग का दिमाग गुस्से से पागल होने लगता है। वो यहाँ पर नैंगबोंग सियो से वादा करता है कि मैं तुम्हें आज वो दूंगा जो कि तुमने आज तक कभी लिया नहीं होगा। अगर तुम डरते नहीं हो, सामने से लड़ने का दम रखते हो, तो तब ही मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है हमारा ये वाला पार्ट, जहां पर हम इस इंटेंस पार्ट की शुरुआत में सिनेमा ग्रुप में देख पाते हैं। और दोस्तों आज सिनेमा ग्रुप में थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही होती है, वो चुलबुली सी मची होती है, जहां पर एक बंदा भागते हुए जाता है, सांसें उबर रही होती है उसकी। वो आते सारे नैंगबोंग सियो के बंदों से कहता है कि ये एक इमरजेंसी है, सियो कहाँ पर है। उसके बंदे जो कि चिल कर रहे होते हैं और अपनी स्विंग प्रैक्टिस में लगे होते हैं, वो कहते हैं कि बॉस यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या हम जान सकते हैं तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वो सांस से उबरता हुआ शख्स और सांस से बढ़ने लगता है। इसके बाद वो बोलता है कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके चलते हम देख पाते हैं हर कोई अपने ऑफिस से निकलता हुआ भाग रहा होता है। लॉबी के अंदर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और आगे निकल रहे होते हैं। आखिर क्या टूट आया इनके सर पर, यह भी हमें फिलहाल नहीं बताया जाता। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं है जितना कि मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से सोचने के लिए कहूंगा, क्योंकि हम देख पाते हैं वहीं पर एक कोने से निकल कर आ रहा होता है कोई और नहीं बल्कि कैंग एल्डो का सबसे बड़ा बेटा कैंग चाव। और इस समय में सिनेमा ग्रुप के अंदर इसके पास सबसे बड़ी ताकत है अपने फादर के बाद। एक तरफ कैंग चावुक के बंदे होते तो दूसरी तरफ से निकल कर आते हैं तीसरे बेटे के लोग। कैंग ताइगू की बात हो रही है, जो कि चावुक के बाद अगर सिनेमा ग्रुप में सबसे बड़ी ताकत रखता है तो वो हमारा ताइगू है। इनके इसके बाद अब दोनों एक दूसरे से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने लगते हैं, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, और जो आसपास के लोग उसके आगे सर झुका के रिस्पेक्ट शो करते हैं। भाई इनका ऑरा फार्मिंग ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में भी टॉप पर होता है, पर इनके चेहरे से देख कर लगता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा
सीरियस है। कहानी पिलट पर जाती है, जो कि अपने घर में अकेला बैठा होता है कि फाइनली दरवाजा खुलता है और हम देख पाते हैं उजिन कैंग आज सुबह सवेरे घर पहुंच गया होता है। उजिन कैंग यहाँ पर पिलट से कोई बात नहीं करता और वो फौरन से बाथरूम में चला जाता है, खुद को शीशे में देखने लगता है। हम देख पाते उजिन कैंग का चेहरा थोड़ा गिठा पिटा सा होता है और उसके नाक से खून भी बह रहा होता है। वो खुद को शीशे में देखते दौरान कहता भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हरामजादा अभी बाकी सिनेमा ग्रुप के लोगों से अलग था। वो कुछ अलग ही मिट्टी से बना था। हाँ दोस्तों, उसके ये कहने की देर होती है कि हमें फाइट की एक झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर नामबुंग सियो अपनी कातलाना स्पीड से बढ़ते हुए उजिन कैंग पर एक जानलेवा वार करता है। उजिन कैंग थोड़ा सा साइड पर हटते हुए उसे चाहे भले ही डॉज तो कर लेता है, पर उस वक्त भी हम उजिन कैंग की आवाज को सुन पाते हैं, जो कि अपने दिली दिल में क्या होता है, चाहे वो स्पीड हो या फिर वो ताकत सी हो। तुम बताओ कि आखिर में कौन सी चीज को लेकर उसकी तारीफ करूं। अगर आम शब्द में कहूँ तो वो चलता फिरता पूरा पैकेज था। हम फिर से देख पाते हैं नामबुंग सियो अपना एक कातिलाना पंच हमारे उजिन कैंग पर बरसाता है। उजिन कैंग उसे ब्लॉक कर लेता है। उस दौरान उजिन कैंग सोच रहा था, सब कुछ पंचिस को बरसाते दौरान ही मुझे इतना एहसास हो गया था ये सिनेमा ग्रुप का वन ऑफ द टॉप फाइटर में से एक होगा। अब बारी आती है उजिन कैंग की। उजिन कैंग भी अपना पहला पंच बरसाता है, जो कि जाहिर सी बात है हमारा नामबुंग सियो भी आसानी से उसके बढ़ते हुए वार को ब्लॉक कर लेता है। पर ऐसे ही मौकों की तलाश में तो नामबुंग सियो बैठा होता है। हाँ दोस्तों, वो एक ही पल भर में ऐसे मौके की तलाश में होता है जहाँ पर उसके दुश्मन उस पर हमला करे। तो जब उससे वो मौका मिल जाता है तो वो ना कि सब उनके हमलों को रोकता है, बल्कि उसी सेकंड के अंदर विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो अपना काउंटर पंच को बरसाता है। वो पंच जो कि सीधा जाकर हमारे उजिन कैंग के मुंह पर लगता है। उस पंच में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो उजिन कैंग जैसे फाइटर को भी अंदर से हिला देती है। उजिन कैंग जो कि सोच रहा होता है कि सिनेमा ग्रुप के अंदर आखिर इसका क्या रैंक होगा अगर ये इतना पावरफुल है, और जब तक वो उसके रैंक के बारे में सोच रहा होता है उतने में नामबुंग सियो उसकी बजाता चला जा रहा होता है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, इसके फौरन बाद वो अपना डेडली पंच उसके लिवर पे बरसाता है। ऑब्वियसली चूंकि उसने लिवर को टारगेट किया होता है तो हम उजिन कैंग के मुंह से बहते हुए खून को देख पाते हैं। नामबुंग सियो यहाँ पर भी रुकने का नाम ना लेता। वो माना जाता होता है अपनी काबिलियत के दम पर, अपने पैंतरे के दम पर, अपनी कलाकारी के दम पर वो एक परफेक्ट कॉम्बो का इंतजार में था, और इस कॉम्बो को कंप्लीट करने के लिए वो अपनी डेडली किक को उसके मुंह पर बरसाता है। वो किक जो कि उसे लग जाती है। पर दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? क्या वो हमारा उजिन कैंग हार गया? दोस्तों, हम उस पर एक लम्हे के बाद आते हैं। पहले हम देख पाते हैं नामबुंग सियो को, जो कि अभी भी अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन से पहुंच रहा होता है। हाँ, उसे इमरजेंसी में फोन आया होता है कि सिनेमा ग्रुप में कुछ बहुत बड़ा हो गया है, जल्दी से पहुंचो। तो दोस्तों, जब हमें फाइट के बारे में दिखाया गया था वो उजिन कैंग की बजा रहा था। हमें इतना तो दिख गया था कि नामबुंग सियो इस फाइट में पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहा था, लेकिन जब वो सिनेमा ग्रुप जा रहा होता है तो हम उसके चेहरे को भी देख पाते हैं एक लम्हे के लिए, और हमें पता चलता है डैम मैन, ये बंदा भी पिट कर आया है उजिन कैंग से। तो ये कह सकते हैं कि ये मैच लगभग एक तरह से ड्रॉ था। अभी तक फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। वो अपने मुंह से खून को साफ करते दौरान कहने लगता है कि कौन था ये बंदा? मैंने सोचा नहीं था कि पिलट के पास एक ऐसा शख्स भी होगा जो कि मुझे इतने अच्छे तरीके से घायल भी कर सकता है। आल्फा उसके मुंह पर इतने ज्यादा जख्म नहीं होते, लेकिन उसने फिर भी घायल का लफ्ज यूज किया होता है। वो शख्स आखिर वो सोच रहा होता है कि फाइट शुरू में मेरे कंट्रोल में थी, मेरी मुट्ठी में थी, लेकिन जब मैंने किक उसके मुंह पर बरसाई, वो डैम किक, वहीं से पूरी की पूरी बाजी गेम की पलट गई। तो एक लम्हे के लिए नामबुंग सियो दोबारा से उसी बैटल के बारे में सोचने लगता है। यहीं पर हम देख पाते हैं वो किक जो कि सीधा जाके उजिन कैंग के मुंह पे लगी, उसके सर पर लगी। पर दोस्तों, ऐसा तो सिर्फ नामबुंग सियो ने सोचा था,
आपने सोचा था और मैंने सोचा था। हाँ, क्योंकि हम देख पाते हैं जब हमें करीबी से दिखाया जाता है हमारे उजिन गैंग ने उसकी आने वाली किक को काफी करीबी में ब्लॉक कर लिया होता है, और उस वक्त, उस दौरान, उस लम्हे में, उस समय में हम उजिन गैंग के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस लुक देख पाते हैं, जो कि शायद से ये कहना चाह रहा होता है कि तुम्हें लगा कि तुम जीत जाओगे, who decide that। इसके फौरन बाद वो अपना चाइनीज कैंपो उसके मुंह पे मारता है। उसके सिर्फ एक चाइनीज कैंपो में इतनी बड़ी ताकत होती है जो कि नैन वुंगसियो की ना कि सिर्फ डिफेंस को प्रीच करती है, बल्कि यहाँ तक सब अपने एक ही हाथ के दम पर वो नैन वुंगसियो को अपने से दूर करता है। नैन वुंगसियो ने अपना कॉम्बो मार लिया तो मार लिया, अब बारी है उजिन गैंग। इस चाइनीज कैंपो के बाद वो अपनी चाइनीज मार्शल आर्ट की एक परफेक्ट किक का सहारा लेता है, जिसकी रीच गॉड ब्लेस मी इतनी अच्छी होती है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज पे लगने की वजह से नैन वुंगसियो के मुंह से अब काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। नैन वुंगसियो उसकी तरफ देखता है और खुद को संभालता है कि उतने में उजिन गैंग उसकी ओर बढ़ रहा होता है, ये कहते हुए कि ये बैटल अभी खत्म नहीं हुआ। नैन वुंगसियो भी उसी पल बल पे फौरन से आगे बढ़ता है उसके काउंटर पंच को काउंटर करने के लिए, लेकिन गैस व्हाट, कोई भी काउंटर नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि दोनों के पंच एक दूसरे के मुंह पर सीधा जाकर लग जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर हम नैन वुंगसियो के मोबाइल को बजते हुए सुन पाते। नैन वुंगसियो पूरे तरीके से अपने फोन को इग्नोर करता है, पर इससे पहले दोनों आगे टूट पड़ते। उजिन गैंग कहता है कि बड़वे अपने फोन को उठा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा फाइट पर। नैन वुंगसियो कहता है इग्नोर करो, पर यहाँ पर उजिन गैंग फिर से बोलता है मैंने कहा ना मैं फाइट का मजा नहीं ले सकता। तो उजिन गैंग उससे आगे बोलता है मैंने तुम्हें कहा भी ना मैं फोकस नहीं कर पा रहा, फाइट का मजा नहीं ले पा रहा। तो मजे की बात है उसे बार बार कहता देखकर नैन वुंगसियो फोन को उठाने लगता है, जैसे कि दोनों दोस्त आपस में बहस करते हैं, जबकि हम सबको पता है ये दोनों दोस्त नहीं है। वो कहते हैं ना मर्द बिल्कुल इसी तरह होते, अगर तुम लॉजिक दोगे तो वो लड़ाई के दौरान भी उसे समझने की कोशिश करेगा कि बंदे की बात में लॉजिक तो है। अगर तुम फीमेल को ये बताओ वो कहेगी तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, तुम कौन होते हो। पर एनीवे हम उस पॉइंट पर नहीं जाएंगे। नैन वुंगसियो जैसी फोन उठाता है पीछे से कोई बंदा काफी घबराते हुए ये कहता है कि सर चेयरमैन जो है गैंग एल्डो वो अचानक से कोलैप्स हो गए, बेहोश हो गए। सब लोगों को, सारे बड़े बड़े रैंक्स वालों को फौरन से सिन्वा ग्रुप के अपने हॉस्पिटल में पहुंचना होगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सिन्वा ग्रुप के काफी बिजनेसेस भी है, तो इसी तरह यहाँ पर काफी कोरिया में हॉस्पिटल्स भी उनके नाम के हैं। फोन को बंद करके यहाँ से नैन वुंगसियो अपने कपड़ों को ठीक करके जाने लगता है, ये कहते हुए बच्चे आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर फिर से हमारा उजिन गैंग चाइनीज में बोलने लगता है चिंपू चिंपू पू, मतलब के तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने मेरी तरफ अपनी पीठ की। इसके बाद वो चाइनीज में आगे कहता है हुलू हुलू हुगू, इसका मतलब है हरामजादे कहेंगे, तुझे लगता है कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये बड़वा कौन सी जुबान बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जिस तरीके से उसे गुस्से से घूरने लगता है, एक लम्हे के लिए उजिन गैंग की रूह भी अंदर से कांप उठती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस नजरों से हमारा उजिन गैंग अच्छे से वाकिफ होता है। ये नजरें, ये निगाहें, वो घूरने का तरीका उजिन गैंग ने पहले भी इस अंदाज को कहीं पर देख रखा होता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि उससे लगने लगता है कि उसका कमीना बाप उसे गुस्से से घूर रहा है। ये बचपन से ही सारे के सारे लड़के, चाहे वो गैंग चाबुक हो, गैंग मू हो, गैंग पिलट हो, गैंग टाइगो हो या फिर उजिन गैंग हो, ये पांचों लड़के अपने बाप से काफी ज्यादा डरते थे। कहानी प्रेजेंट में आती है, अपने आप को शीशे में घूर कर उससे वही पल याद आता है कि कैसे जैसे कि उससे लगा कि उसका अपना फादर घूर रहा है, और वो गुस्से में बहते हुए शीशे को पंच मारता है। वो सोचने लगता है कि सारे लोगों में से आखिर मुझे उसके अंदर ही अपना बाप क्यों दिखा। वो कमीनी लुक
मेरे बाप ने मुझे अंदर से तोड़ा और मरोड़ा, मुझे अंदर से घायल किया और मुझ में अपने बाप के लिए सारी की सारी नफरत को खुद ही अंदर भगोया। वो सोचता है कि जब नेपोलियन ने उसे उसकी फादर की लुक से देखा, वो इतना ज्यादा घबरा गया जैसे कि उसके फादर ही खड़े हुए हैं ना। हमारा उजिन क्या है, आज तक कभी भी किसी से इतना नहीं डरा होता। उसे याद होता है अच्छे से वो पल जहाँ पर एक शख्स ने उसके माथे पर बंदूक तार दी थी। इतने कड़ी में, पॉइंट ब्लैंक रेंज में भी वो जरा सा भी ना घबराया। दोस्तों, नैनुसियो को फोन आया और वो चला गया। हमारा उजिन समझ जाता है, क्योंकि वो माइंड का काफी तेज होता है, वो समझ जाता है कि सिनेमा ग्रुप के अंदर इन शेयर वार्स को लेकर भी कुछ अलग से किचड़ी पकड़ी है जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। वो एक छुपा हुआ सा राज जो कि उसका फादर कैन एल्डो या फिर कोई और छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें सिनेमा ग्रुप के हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही खाली कर दिया गया होता है, सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन कैन एल्डो के लिए। जब यहाँ पर कैन चाबुक उस डॉक्टर से पूछता है कि हमारे फादर कैसे, वो डॉक्टर पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है। कैंग टाइगू का दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है। वो उसके गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? वो यही बोलता है, मैं जानता हूँ तुम उसके बेटे हो। वो लेकिन डॉक्टर अपनी बात पर कायम रहता है। वो कहता है कि ये ऑर्डर्स मुझे स्ट्रिक्टली आपके फादर ने ही पूरे करने के लिए कहा है। जो देखकर यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा कैंग चाबुक बोलने लगता है, डॉक्टर के लिए उसके काम को मुश्किल ना बना, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते अगर ये फैसला हमारे फादर का है। और यहाँ से जाने से पहले कैंग चाबुक डॉक्टर को एक सलाह देता है, क्योंकि तुम अपना मुंह नहीं खोले तो याद रखना, अगर कुछ हो जाता है इमरजेंसी के केस पर और हमें इंफॉर्मेशन वक्त पर नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। डॉक्टर के चले जाने के बाद कैंग टाइगू से पूछता है तो चाबुक इसके जवाब में बताता है उसे, देखो इलेक्शन सर पे है और अगर इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है तो फादर के एनिमीज उसकी इस सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से हमें इस इंफॉर्मेशन को दबाए रखना होगा। तो शाहिद से इसी वजह से डॉक्टर नहीं बताना चाह रहे। टाइगू अभी भी गुस्से में होता है। ये बात उसे सेटिस्फाई नहीं करती कि फादर की जान खतरे में है और इलेक्शन की बात चल रही है। चाबुक उसे याद दिलवाता है, तुम जानते भी हो अगर हम फादर की वर्ड्स की नाफरमानी करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे तो उनके साथ क्या होता है। यह सुनकर टाइगू थोड़ा सा डर जाता है, सहम सा जाता है। ये बोलते हुए चाबुक यहाँ से चला जाता है, पर टाइगू को ये बात अंदर से तब चला रही होती है क्योंकि वो जानता होता है कि असल में चाबुक को फादर की हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। इस वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उसे फर्क पड़ता है, पर असल में उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फादर मर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी सिनेमा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन किसके नाम जाएगी। नहीं दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन किसके नाम जाएगी। तब इससे फर्क नहीं पड़ता कि टाइगू की साइड पर कितने ज्यादा शेयर होल्डर्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो डायरेक्टली पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाबुक की झोली में जा गिरेगी। तो तुमको लगता है कि टाइगू को अपनी फादर की हेल्थ की फिक्र है? नहीं, असल में उसको भी नहीं है। उससे तो ये फिक्र है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर चाबुक की झोली में ना गिर जाए। उसने जो जितनी मेहनत की अपने प्लानिंग को लेकर वो सब यहाँ पर फेल्ड हो जाएगी। उधर ही हम कैंग एल्डो को देख पाते हैं, जहाँ पर कोई दरवाजे को बजाता है और वो बोलता है कि ये मैं हूँ सर। कैंग एल्डो उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये तो पता चलता है कि कुछ खिचड़ी वाकई में पक रही है। उधर ही हम पिलर और उजिन कैंग को देख पाते हैं। उजिन कैंग पिलर से पूछता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे आराम से बैठकर खा सकते हो। वेल एनीवे, मदर के पैकेज में से क्या निकला? तो पिलर यहाँ पर बोलता है उसके अंदर से खाने के अलावा कुछ भी नहीं निकला, जो कि इस समय में मैं बैठकर खा रहा हूँ। इसके अंदर से कोई भी शेयर नहीं निकला या फिर शेयर की इंफॉर्मेशन भी। उजिन कैंग गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करते, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो यहाँ पर पिलर बोलता है कि उनके खाने का जायका है, उनके हाथ से बना हुआ खाना। मैं सच कह रहा हूँ, ये उन्हीं का बनाया हुआ टेस्ट है, इसे मैं पहचान सकता हूँ। उजिन कैंग को गुस्सा आ रहा होगा कि कौन ही खाना बेचता है कि उसे अपने फादर की याद सताने लगती है।
हाँ, उसके मुंह बोले बाप सैंकाई की। उसे याद आता है कि जब वो कोरिया जा रहा था तो उसके फादर ने भी तो काफी प्यार से उसके लिए खाना बनाया था। ओजिंग कैंग मान लेता है, वो फिर भी पूछता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खिटी पिटी है, फिर भी बैठकर खाना कैसे खाया जा सकता है। पिलर उसे एक्सप्लेन करता है, तो मैं तुम्हें बता दूं ये हमारी मदर के हाथ के बना हुआ आखिरी खाना है। अगर मैंने इसे खा लिया तो तुम दोबारा इससे कभी भी जिंदगी भर नहीं चख पाओगे। पिलर यहाँ पर उजिन कैंग को कन्विंस करता है कि वो इस खाने को खाए। उजिन कैंग जब इस खाने को बैठ के खा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि पिलर कुछ प्लेटों में से नहीं खा रहा, और जब तक उजिन कैंग को इस बात का एहसास होता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। हाँ दोस्तों, हम देख पाते उजिन कैंग यहाँ पर अपने होश को खोने लगता है। वो गुस्से से गाली बकते हुए कहता है कि कैंग पिलर इस सब का क्या मतलब है, क्या तुम मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं करते। वो ये समझ जाता है कि उस पैकेज में से जरूर कुछ निकला था और पिलर ने उसे वक्त पे ही छुपा लिया। पिलर उससे बताता है फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें खाली नींद की डोज दिया, तुम कल सुबह तक उठ जाओगे। पिलर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए भी कहता है कि चाइना में हांगकांग में तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम सिनेमा ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ी वार लड़ रहे हैं। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। उधर ही दोस्ती और सिनेमा ग्रुप के अंदर हम ताइगो को उसके ऑफिस में बैठा हुआ देख पाते हैं। ताइगो यहाँ पर सबूत से बोलता है कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, चाबुक तो चाहता है कि हमारा बाप मर ही जाए ताकि सारे के सारे बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन उसकी जोली में जा गिरे। इतनी मुश्किल से पापड़ बेलने के बाद मैंने सारे के सारे डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ किया है। जहां तक मुझे लगता है कि पिलर भी मदर के शेयर को लेके बस आता ही होगा। हाँ, सब कुछ मेरी बस मुट्ठी में ही था। आखिर मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब हो सकती है कि मेरे फादर को भी टपकने का यही मौका मिला। स्मूज यहाँ पर कहता है बॉस खुद को संभालिएगा, हम यहाँ पर चावू के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम चावू के खिलाफ जाएंगे तो सिनेमा ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी वार शुरू हो जाएगी। ताइगू गुस्सा हो जाता है कि मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकता। अभी तक फादर जिंदा है ठीक है, लेकिन क्या पता कल वो टपक जाए, परसों टपक जाए, क्या भरोसा जिंदगी का। ताइगो ये भी बताता है कि मैं इस पल के लिए तैयार भी था कि अगर सिचुएशन सिनेमा ग्रुप में एकदम से पलट जाए और वार की सूरत हमारे सरों पे आ जाए तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी मैंने प्लान रखा हुआ है। ये बोलते हुए वो फौरन से पिलट को कॉल करके सिनेमा ग्रुप के अंदर बुलाता है। हाँ दोस्तों, आज पहली बार हमारे पिलट को वो डायरेक्टली सिनेमा ग्रुप के अंदर बुला रहा है। फोन को बंद करने के बाद वो स्मूथ से बोलता है कि हम सब पर वो घड़ी टूट आई है, सारे के सारे बंदों को कहो तैयार हो जा। स्मूथ हैरान हो जाता है कि बॉस क्या आप सीधा अटैक करने वाले हैं, पर आपने तो कहा इस सिचुएशन के लिए आपके पास प्लान है, बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या होगा। ताइगो एक डेविलिश लुक के साथ कहता है मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ तो मैं तैयार हूँ, एक काम करो सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मिस्टर जैन को भी मीटिंग के लिए बुलाओ। तो दोस्तों, दिखने से तो लगता है कि सिनेमा ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ी वार छिड़ने वाली है। हाँ, एक तरफ चेयरमैन कोलैप्स हुआ है तो दूसरी तरफ ताइगो अब वार को लीड करेगा। और यकीन करो ये वार कोई मामूली नहीं होने वाली, क्योंकि उसने यहाँ तक हमारे पिलट को भी बुलाया है। ऑब्वियसली पिलट को पता तो है कि लड़ाई हो रही होगी, लेकिन पिलट को ये नहीं पता कि वो फुल ऑन वार करने वाला है। तो अगले ही पल में हम पिलट को देख पाते हैं जो कि गाड़ी लेके फौरन से सिनेमा ग्रुप के सामने रुक जाता है। वो अपनी फैमिली की बनाई हुई इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर सोचने लगता है कि मदर मैं आ गया इतने सालों के बाद। मदर, क्या आपको कभी लगा भी था कि ये दिन वापस आएगा जहां पर मैं खुद चल के सिनेमा ग्रुप के अंदर जाऊंगा। इसके बाद वो अपने मदर के पैकेज को उठाकर अब गाड़ी में से बाहर निकलता है। उसका एक एक कदम इस पल की गवाही दे रहा होता है, पिलट के गुस्से की गवाही दे रहा होता है कि वो इस पल के लिए, इस लम्हे के लिए, इस घड़ी के लिए सालों से इंतजार कर रहा था और तड़प रहा था। दोस्तों, हम एक बार फिर से ताइगो, मिस्टर जैंग और बाकी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देख पाते हैं, जहां पर ताइगो सबसे पहले मिस्टर जैंग की ड्रिंक को फिल करते हुए कहता है कि ये काफी लग्जरी ड्रिंक है। मिस्टर जैंग और बाकी लोग सोच रहे होते हैं कि ताइगो ने हमें बुलाया तो बुलाया ही क्यों, लेकिन ताइगो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग
बाद सिर्फ दारू पियो और मजे करो, इसके अलावा कुछ भी ना करो। मिस्टर जैंग बोलता है ठीक है, एक दो घूंट तो मैं पी ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ताइगू उसकी ड्रिंक को इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके यहाँ तक गिलास से भी नीचे गिरने लगती है। ताइगू आगे कहता है किसने कहा कि आप सिर्फ एक दो घूंट लेंगे, हम यहाँ पर इतना पियेंगे जब तक हमें चढ़ नहीं जाती। वो डालते हुए ताइगू कहने लगता है मिस्टर जैंग, आप सबसे बड़े डायरेक्टर हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो सिनेमा ग्रुप में मजे करेंगे। ये सुनते सारे मिस्टर जैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं दिखने से तो लगता है ताइगू तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। ताइगू अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, वो बॉस वाली कुर्सी। इसके बाद वो कहता है मिस्टर जैंग, यही बात तो मुझे आपकी सबसे ज्यादा पसंद है कि आप सिचुएशन में सबसे पहले समझ जाते हैं कि उसकी इन्वायरमेंट कैसी होती है। इसके बाद ताइगू बताने लगता है कि जल्द ही मदन का शेयर मेरे हाथों में लग जाएगा आज, जैसे कि मैंने आपसे ये भी वादा किया था। तो आप सभी के शेयर को मिलाकर, मेरी पॉलिटिकल पावर को मिलाकर, मदर के शेयर को मिलाकर ये पूरा का पूरा सिनेमा ग्रुप हमारी मुट्ठी में चला जाएगा। टोनी में से एक कहने लगता है वो सब तो ठीक है, हम सारे के सारे शेयर्स को मिला के आपके बाइयों पे तो बाड़ी पड़ जाएंगे, लेकिन बात आती है कैंग एल्डो की, द चेयरमैन ऑफ सिनेमा ग्रुप, जिनके दम पर ये पूरी सिनेमा ग्रुप आज भी चलती है। वो तो कभी भी इतनी आसानी से सिनेमा ग्रुप को हमें टेक ओवर नहीं करने दे। दोस्तों इसके पास पॉइंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कैन एल्डो के पास अकेले ही इतनी ताकत है कि वो इनकी शेयर्स पर भारी भी पड़ सकता है। वो बोलता है माना कि हमारे पास इतने शेयर आ जाएंगे कि चेयरमैन भी कुछ लम्हे के लिए सोचेंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा कि हम उनको भी अपनी साइड पर कर ले, क्योंकि अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो चेयरमैन के पास इतनी ताकत है कि वो एक सेकंड में हमें सिनेमा ग्रुप से निकाल देंगे। आपको तो अपने फादर के बारे में हमसे भी बेहतर मालूम है। ताइगू आगे बताने लगता है इसमें कोई शक नहीं है वो बुढ़ा ऊपर से किसका हुआ है, और जब एक बार पर वो डट जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, तो उससे लगभग कोई नहीं रोक सकता। पर आप लोग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाँ ना? तो अगर इस लिहाज से देखा जाए आपको मुझसे बेहतर तरीके से यहाँ के नियमों का पता होगा। हम तो सिर्फ नियमों का पालन ही कर रहे हैं। इसके बाद वो सिनेमा ग्रुप की रूल्स ऑफ रेगुलेशन को पढ़ते हुए कहता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी वजह से कैंग एल्डो को कुछ हो जाता है, चेयरमैन को, तो इसके बजाय सारे के सारे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स मिलकर फैसला कर सकते हैं कि नेक्स्ट चेयरमैन किसको बनाना चाहिए। जिसमें स्पेशली ये लिखा होता है कि अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए चेयरमैन की, तो तब ये सिचुएशन ली जा सकती है। जिसका ये मतलब है कि फाइनली आज इनके लिए सबसे सोने पर सुहागा मौका है, क्योंकि उसके फादर की तबीयत खराब है, वो सिनेमा ग्रुप की ड्यूटीज नहीं कर सकते, तो उसकी जगह किसी को तो ड्यूटी करनी होगी। और उसकी जगह इन नियमों के मुताबिक ले सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस पर मिस्टर जैन खुश होते हुए कहते हैं कि यार ये नियम तो तुमने अच्छे वक्त पर सबके सामने लाए हो। चेयरमैन की तबीयत खराब है, वो अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा सकते, तो उनकी जगह पे ऑफिशियली चाबुक को बैठने का हक है। पर अगर हम अपने शेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारी मदर के शेयर को भी, तो हम आसानी से उन्हें हटा सकते हैं। पर वो बताता है इसकी क्या ही गारंटी है। आई मीन ये नियम तब अप्लाई होता है जब तुम्हारा फादर कोमा में होता। दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने लगता है पर हमें ये भी तो क्लियर नहीं है क्या अगर चेयरमैन की तबीयत किस हद तक खराब है। टाइगर फौरन से रिप्लाई करते हुए कहता है इनकी तबीयत हमारी सोच से भी ज्यादा गिटी फिटी है। सोचो अगर उन्हें सब थोड़ी सी तबीयत खराब होती तो क्या सिनेमा ग्रुप अपने हॉस्पिटल को पूरा खाली कर देता? नहीं, वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल ना करें उनकी पोजीशंस को लेने के लिए, और सबसे बढ़ के उनके अपनी पॉलिटिकल में अगेंस्ट जो लोग हैं वो उनके खिलाफ खड़े ना हो जाए। टाइगो अपनी बूस के गिलास को उठाते हुए कहता है चेयरमैन टपकने के करीब है, हमारे पास लगभग सारे के सारे शेयर आ चुके हैं और अभी भी हमारे खिलाफ कोई ना कोई खड़े होने की कोशिश करेगा। ये एक सुनहरा मौका है एक खतरनाक किस्म की जंग को शुरू करने का। मिस्टर जैंग कहने लगते हैं 40 साल की जिंदगी मैंने वक्फ कर दी है सिर्फ और सिर्फ सिनेमा ग्रुप के लिए। मैंने 40 साल तक इस ग्रुप में काम किया सिर्फ आज के दिन के लिए तड़प रखने के लिए, और जब वो दिन आ गया है मुझे लगता है कि हम कोई जल्दबाजी कर रहे हैं।
ताई थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहता है, मत बताओ मुझे कि आप पीछे हट रहे हैं ऐसी सुनहरे मौके पर। तो मिस्टर जैंग फाइनली अपनी कमीनी वाली मुस्कुराहट दिखाते हुए कहता है, ऐसे मौके को मैं कैसे जाया होने दे सकता हूँ। इस दिन के लिए मैंने तड़प रखी है, इसी दिन के लिए मैं जिया हूँ और इसी के लिए तो मैं मरता हूँ। ताइगू मुस्कुराने लगता है। फाइनली वो कहता है, तू और मैं छा जाएंगे इस कंपनी पे, हम लोग गजब कर रहे हैं, आप और मैं। मिस्टर जैंग आगे पूछता है, वो सब तो ठीक है ताइगो, लेकिन तुम अभी से सेलिब्रेशन कर रहे हो, अभी से हमें पिला रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं? ताइगो आगे रिप्लाई देता है, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ सेलिब्रेशन के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये तो जंग की तैयारी है। सोचिएगा, अगर हम अपने लॉजिक से सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लड़ने से पहले ही अपनी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत खतरनाक काम करने हैं। अपने फादर के खिलाफ जाना, अपने भाइयों के खिलाफ जाना ऐसे ही है जैसे कि बहते हुए सुनामी के अंदर कदम रखना। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर इतनी ज्यादा पी ले कि वो सोचने की क्षमता खो बैठे, वो सोचे समझे बस टूट पड़े और मार गिराए। ये बोलते हुए वो अपनी शराब पे शराब पिए जा रहा था, ये कहते हुए कि मैंने आज तक अपने भाइयों की गुलामियत की है, अब वक्त आ गया है कि मैं कंट्रोल वापस लूं। इसके फौरन बाद वो सारे लोग गड़गड़ करके अपनी बूज को पीने लगते हैं। वहीं पर हम देख पाते हैं कि ताइगू के ऑफिस के अंदर एक हिडन कैमरा लगा होता है, जो कि डायरेक्टली चावुक के बंदे नैमुंगसियो के बंदे मॉनिटर करते होते हैं। ये देखते सारे वो फौरन से नैमुंगसियो को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि ताइगू जंग की शुरुआत कर रहा है। वो कैमरे में यहाँ तक ये भी देखते हैं कि पिलट एंटर करने की कोशिश कर रहा है। नैमुंगसियो बोलता है, वैसे मुझे इतना तो पता था कि ताइगू हमला करेगा। वेल एनीवे, पिलट को अंदर हर हालत में ना घुसने देना। एक काम करो, जितने बंदे पकड़ सकते हो पकड़ लो और पिलट के ऊपर कयामत बन के टूट पड़ो। पहले हम पिलट को रोकेंगे, इसके बाद हम ताइगू के साथ निपटेंगे। हम देख पाते हैं एक बहुत बड़ी सेना फौरन से पिलट को रोकने के लिए लॉबी में जा पहुंचती है। इसी समय देखते ही देखते लाइटें बंद होती है और फिर जब लाइटें दोबारा से ऑन होती है, तब तक नैमुंगसियो के बंदे अपने आप को घेरा हुआ पाते हैं ताइगू के बंदों समेत। वो देख पाते हैं लफड़ी आती चली जा रही होती है, सिर्फ और सिर्फ नैमुंगसियो के बंदों को गिराने के लिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग हिडन कैमरा लगाओगे और हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है? स्मूज बोलता है, हमने तुम्हें जानबूझकर देखने दिया क्योंकि हम चाहते थे कि तुम लोग देखो। वैसे भी इसमें छुपाने का कुछ नहीं है, जो हम प्लान कर रहे हैं उसी तरह हम आगे बढ़ते भी रहेंगे। नैमुंगसियो के बंदे ये सोचकर भी पागल होने लगते हैं, इन सालों ने हमें जानबूझकर अपने प्लान को देखने दिया और यहाँ तक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने प्लान को बदलेंगे भी नहीं। स्मूज बोलता है, हम उसी तरह प्लान रखेंगे जैसे हमने रखा है, लेकिन ये इस गलती से हम फायदा उठाएंगे। हमने जानबूझकर प्लान देखने दिया ताकि तुम लोग जल्दबाजी करो और ये गलती कर बैठो। इसके बाद वो बताते हैं, जाहिर सी बात है हमने पिलट को मना किया है कि वो फौरन से सामने वाली एंट्रेंस से ना आए। ये सुनकर नैमुंगसियो का बंदा अपने बाकी चमचों को ऑर्डर देता है कि फौरन से पार्किंग लॉट को घेर लो, वही एक आखिरी रास्ता है जहाँ से पिलट अंदर आ सकता है। पर इससे पहले वो यहाँ से निकल भी जाते हैं कि स्मूथ चिल्लाते हुए कहता है कि उनको अपनी पार्टी बर्बाद नहीं करने दे सकते, टूट पड़ो और उन्हें उनकी नानी याद दिलवा दो। दोस्तों, इसी के साथ एक जानलेवा वार की शुरुआत होती है और कुछ समय के बाद जब नैमुंगसियो यहाँ पर कॉल मिलाने की कोशिश करता है अपने लैकीज को, वो कॉल नहीं उठा रहे होते, जैसे कि उन्हें कुछ हो गया हो। पर हैरानगी की तो बात यह है, हम नैमुंगसियो के साथ उसी डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि कैंग एल्डो की हालत को किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। नैमुंगसियो को भी पता चल जाता है कि ताइगू को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था और यहाँ तक ताइगू उन्हें अपने प्लान को भी देखने दे रहा था और
और इसके बावजूद भी वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि सिन्हा ग्रुप का वो अकेला मालिक है। यही चीज देखकर नामुंग सियो ताइगू से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है दिल ही दिल में। वैसे टू बी ऑनेस्ट, एक तरफ अगर हम इन सब चीजों को साइड पर रखें, ताइगू वाकई में खेल गया, और ऊपर से ताइगू अब इस तरह से पूरे सिन्हा ग्रुप में राज कर रहा है जैसे कि सिन्हा ग्रुप शुरू से ही उसका था। पर अभी भी हम ताइगू को एकदम विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी नामुंग सियो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नामुंग सियो खुद कह रहा है कि जब तक वो जिंदा है वो ना कि ताइगू को अलाउ करेगा और ना ही पिलट को अलाउ करेगा। नामुंग सियो ने फिर भी अपने कुछ बंदों को पार्किंग लॉट में बेच दिया होता है। अब आप लोग इससे पहले पूछो कि कितने बंदे हैं, तो मैं कहूंगा सिर्फ 3 ही बंदे। हाँ, क्योंकि इनकी आधी पार्टी को तो ताइगू ने ओवर पावर्ड कर दिया अपने दिमाग के दम पर। अब वो कहीं पर उसके चमचों से पिट रहे हैं। उन तीनों के बीच में एक अपर रैंक का भी होता है। वो यहाँ पर तीसरे बंदे से जहमत होकर बोलता है कि ये बेबी फेस वाला नया बंदा कौन है। तो वह बताता है कि सर, मेरा नाम है गिंग्यू पार्क और मैं नया बंदा हूँ, और ये सिर्फ सब इंटर्नशिप के तौर पर यहाँ पर आया होता है। अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये लोग इसे फुल टाइम के लिए रख लेंगे। वो यहाँ पर अपना रेज़्यूमे दिखाने लगता है कि सिन्हा ग्रुप को क्यों लगता है कि वो आगे चल के क्वालिफाई हो जाएगा। पर ये सुनकर जो अपर रैंक का बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि भाई, हम पिलट से लड़ने जा रहे हैं और तू मुझे इस वक्त अपना रेज़्यूमे दिखा रहा है। ये नया शख्स तो पिलट से इतना अच्छे से वाकिफ नहीं होता, लेकिन ये दोनों अपर रैंक और दूसरा राइट हैंड, ये यहाँ पर डरे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि पिलट कितना बड़ा दरिंदा है। इसके बाद उसका राइट हैंड फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ अपर रैंक कभी गाड़ी के पीछे छुप जाता है। गेंगू पार्क अपने बॉस से बोलता है, क्या बॉस, मैं भी कुछ कर सकता हूँ? उसका बॉस बोलता है कि इस काम के लिए तुम बिल्कुल बच्चे हो, अगर तुम जख्मी नहीं होना चाहते तो पीछे हट जाओ ना। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, ये गेंगू पार्क नामी शख्स एक जेंटलमैन होता है, काफी तमीजदार लड़का। वो जवान होता है और बड़े जिस्म का मालिक भी होता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। उसका बॉस बोलता है कि पिलट तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, तो पीछे हटे रहो। इवन के उसका बॉस ये भी ऑफर करता है कि अगर तुम मदद करना चाहते हो तो पिलट को हमारे लिए हरा डालो। अगर तुमने पिलट को हरा दिया तो मैं तुम्हारी खुद जाकर सिफारिश करूंगा कि तुम्हें अच्छा रैंक दिया जाए। ये सुनकर उसे खुशी होती है कि सिन्हा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में एक बड़ा रैंक यह हर एक का एक सपना ही होता है। वो बातें कर रही होते कि इसी सब में पिलट की पाँव की आवाजें अब उन्हें सुनाई देने लगती है। एक बंदा डर के मारे फौरन से आगे निकलता है पिलट के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर को बरसाने के लिए, पर वो सिर्फ पिलट की परछाई ही देखता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसका जिस्म पसीने से लुचा हुआ होता है। पिलट आते साड़ी कहने लगता है, सिर्फ तुम 3 ही लोग हो। काफी ज्यादा दुख हुआ ये जानकर मुझे तो लगा मेरे स्वागत में बहुत बड़ी टीम खड़ी होगी यहाँ पर यहाँ पर पिलट थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो कहता है, इसका ये मतलब है कि वार शुरू भी हो चुकी है और तुम्हारी आधी टीम का बंटवारा हो गया है, जो कि ताइगू के खिलाफ लड़ रहे होंगे। ये देखकर इनके बॉस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि पिलट को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हुई, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ आते सारे उसने अंदाजा लगा लिया कि हम कितने लोग हैं, जबकि हम छुपे भी हुए हैं। पर फिर भी उसने आते सारी अंदाजा लगा लिया कि हम लोग इस वक्त कितने लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, कितने आदमी थे। ऊपर से उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि आधी टीम का क्या हुआ होगा। हाँ दोस्तों, पिलट की सिर्फ लोग पावर की वजह से नहीं डरते, बल्कि वो जिस तरीके से इन्वायरमेंट को समझ लेता है, लोग उससे भी ज्यादा डरते हैं। अब इस बंदे की गीली हो गई होती है जिसने फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ा होता है, क्योंकि उससे भी मालूम पड़ जाता है कि पिलट पूरी सिचुएशन को रीड कर रहा है। और अगर पिलट तुम्हारे सामने खड़ा हो, वो सिचुएशन को रीड कर रहा हो, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारे एल लग गए हैं। वो डर के मारे पूरा एक्सटिंग्विशर हमारे पिलट के ऊपर बरसा देता। तो देखकर उसका बॉस दिल ही दिल में कहता है, इडियट, तुम्हारी वजह से अब मुझे भी नहीं दिख रहा कि पिलट कहाँ पर है। वो इतना ज्यादा एक्सटिंग्विशर फैला देता है कि उसे खुद भी सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। कि तभी उस एक्सटिंग्विशर के अंदर से निकल कर आता है किसी और का नहीं बल्कि पिलट का एक खतरनाक भूसा, क्योंकि रॉक के पिलट उसके मुंह पे मारता है
वेल एनीवे, पिलट उसे अपने एक पंच से उड़ा के फेंकता है। इसके बाद हाई रैंकर छुपके से पिलट पर टूटने का ट्राई करता है। वो पहला वार करता है, पिलट डॉज करता है। दूसरा करता है तो पिलट उसके हाथ को ही जा पकड़ता है। और इसके बाद वो अपनी ग्रिप के दम पर उसकी ब्लेड की दिशा को उल्टा उसकी ओर कर देता है, जो देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी खतरनाक ग्रिप स्ट्रेंथ उसने आज तक नहीं देखी। इसके बाद वो उसके ब्लेड से उसकी जान को नोच लेता है। अब खाली बचा होता है गिंग्यू पार्क नामी जेंटलमैन। उसे देखकर पिलट बोलता है, तुम जवान हो, तुम अभी जा सकते हो मुझसे पिटने के बजाय। इस पर वो काफी रिस्पेक्ट में बोलता है, सर मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक परफेक्ट मार्शल आर्ट का फॉर्म लेते हुए कहता है, प्लीज आप मुड़ जाइएगा, मैं आपको जख्मी नहीं करना चाहता। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ये शख्स एक जेंटलमैन है, किसी को दर्द नहीं देना चाहता। पिलट की नजर तभी उसके ग्राउंड पे गिरे रेज़्यूमे पे पड़ती है और पिलट का ध्यान, और किसी वजह से पिलट का ध्यान सारा का सारा उसके रेज़्यूमे की तरफ चला जाता है। उधर ही हम ताइगू के बंदों को देख पाते हैं, जिन्होंने नामबुंग सियो के सारे बंदों का खात्मा कर दिया होता है। तभी दरवाजा खुलता है और कोई और इस रूम में एंट्री मारता है, जिसको देखकर जमीन पे गिरा एक शख्स जोर जोर से मुस्कुराने लगता है और वो इन सबको बोलता है कि तुम लोगों का काम अब खत्म हो गया। हाँ दोस्तों, क्योंकि वो सामने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि नामबुंग सियो होता। उसको देखकर ताइगू का बंदा फौरन से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ताइगू अपने पंच के दम पर उसके बैट को ही तोड़ देता है। ना तो सब बैट को, बल्कि यहाँ तक यही पंच इसके बाद उसके बूथे को तोड़ने का काम भी करता है। नामबुंग सियो काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुम लोगों को मना नहीं किया हुआ कि लॉबी के अंदर शोर नहीं मचाना। उसका चेहरे को देखकर सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये तो नामबुंग सियो है। नामबुंग सियो से पूरा का पूरा सिनेमा ग्रुप थर थर कांपता है, जिसके बाद नामबुंग सियो उन पर कयामत बनकर टूट पड़ता है। हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ ताइगू की पूरी सेना, वहीं पर दूसरी तरफ हमारा अकेला नामबुंग सियो। बस दोस्तों, पल भर में ही नजर चपकने की देरी होती है। नामबुंग सियो देखते देखते उनकी आधी सेना को उड़ा के मार गिराता है। उस दौरान उसकी स्पीड, प्रिसीजन, स्ट्रेंथ और पंचिंग की ताकत सब कुछ एक ही हार्मनी में होती है, जो सब देखने के बाद अब कहीं जाकर ताइगू के बंदों की नजरों के सामने सच्चाई टूट कर आती है कि सिनेमा ग्रुप के अंदर नामबुंग सियो को इस समय में कोई भी नहीं हरा सकता। उन्हीं में से जो कि एक नामबुंग सियो की थोड़ी दूरी पर होता है, अब यहाँ पर भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। इससे पहले पहले वो रास्ता ढूंढ नहीं पाता है। नामबुंग सियो अपनी इंसेन रीच का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक किस्म का वार उसके मुंह पर करता है। दोस्तों, उसके एक पंच में ही इतनी ताकत होती है कि वो शख्स वहीं पर मारा जाता है। देखते देखते पूरे की पूरे लॉबी में अब खामोशी सी छा जाती है। नामबुंग सियो आगे कहने लगता है, हाँ अब तुम लोग लाइन पर आए ना, अब कहीं जाकर तुम लोग नियम को पूरा कर रहे हो। इस लॉबी के अंदर खामोशी चाहिए है मुझे, ये रूल चाबुक ने सेट किया होता है। नामबुंग सियो इसके बाद उनके बीच में से होते हुए गुजरने लगता है, और जब एक बंदे के सामने से वो गुजर रहा ही होता है कि जैसे कि उस पर मौत आ रही हो, पर नामबुंग सियो उससे कुछ ना कहता, वो बस गुजर जाता है, जो देखकर उसकी जान में जान आती है। और वो जैसे ही रिलैक्स करते हुए अपनी सांस बढ़ता है, वो सांस की आवाज नामबुंग सियो को जरा भी पसंद नहीं आती। वो कहता भी है, मैंने नहीं कहा था कि लॉबी में खामोशी हो। ये बोलते हुए नामबुंग सियो उसकी जान को नोच लेता है। नामबुंग सियो का चमचा उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा सर, हमें इस सिचुएशन को आपके बिना ही हैंडल करना चाहिए था, हमने आपको तकलीफ दी। नामबुंग सियो ताइगू के बारे में पूछता है तो उसका चमचा रिप्लाई में बोलता है वो अभी भी अपने ऑफिस में मौजूद है, और दिखने से तो लगता है कि उसके पावरफुल चमचे उसी के साथ ऑफिस में है। वो चमचा यहाँ पर बोलता है कि सर आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज को लेकर अपने बॉस चाबुक को रिपोर्ट करनी चाहिए? पर यहाँ पर नामबुंग सियो थोड़ा सा डर जाता है और वो गुस्से में घबराते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
अगर तुम चावुक के गुस्से से, उसके गजब से नावाकिफ हो तो जाकर बता दो उसे, वो तुम्हारी जान उधर ही अपने हाथों से नोच लेगा। जल्दी से इस सब को समेटो, इससे पहले ये बात चाबुक तक जा पहुंचे। दोस्तों सोचो कि नैबुक सियो जैसा इतना पावरफुल शख्स यहाँ पर चाबुक से डरता है, तो ये बात मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर चाबुक खुद कितना ताकतवर होगा कि उससे नैबुक सियो जैसा दरिंदा भी डरता है। वेल एनीवे, यहाँ पर नैबुक सियो के गिरे हुए साथियों को होश आता है, जिनकी जान बच गई थी। वो दोबारा से खड़े होते हैं और इसी के साथ वो यहाँ पर ताइगू के बतों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार गिराने लगते हैं। ताइगू के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं अभी तक पिलट यहाँ पर नहीं पहुंचा होता। वो घड़ी देख देख कर थक गए होते हैं। उन्हीं में से एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है, मुझे लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। नैबुक सियो यहाँ पर आता ही होगा और वो हम सबको मार गिराएगा। वो डर के मारे इस प्लान को फुलिशनेस बुलाते हुए यहाँ से निकलने की करता है कि पीछे से मिस्टर जैंग यहाँ पर बूस की बोतल से उसी के सर को ही फोड़ देता है। वो यहाँ पर गिर के बेहोश हो जाता है। मिस्टर जैंग यहाँ पर ताइगू से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरे साथी की वजह से आपको अपने ऑफिस में गन डालना पड़ रहा है, पर मैं भी ये जानना चाहूंगा कि क्या आपका हरामजादा भाई माफी चाहता हूँ, क्या आपका भाई आज पहुंच भी जाएगा या फिर नहीं। अब बात यहाँ पर हमारी पिलट की चल रही है, तो कहानी उसकी तरफ ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता। कहानी पलट कर पिलट की ओर जाती है, जहाँ पर वो उसी जेंटलमैन के सामने खड़ा होता है। पिलट उसके रेज़्यूमे को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा आखिर कितना केपेबल है। इसी के साथ हमें इस जेंटलमैन गेंग्यू पार्क का एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है। उसकी मदर मानो के बस मरने के काफी ज्यादा करीब है, पर अभी भी गेंग्यू पार्क ने हार नहीं मानी होती। वो सोच होता है कि अगर वो कहीं से पैसा ले आए तो वो अपनी मदर का इलाज कर सकता है। उसकी मदर उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं आज तुम्हारे कराटे के मैच में तुम्हें देखने नहीं आ सकी, तुम्हें सपोर्ट दिखाने ना आ सकी। गेंग्यू पार्क यहाँ पर शर्माते हुए कहता है कि मदर आप इसकी फिक्र मत कीजिएगा, वैसे भी मुझे लगता है कि अब इस स्पोर्ट्स में मेरे पास ज्यादा टैलेंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। उसकी मदर उसे मना करते हुए कहती है कि तुम पहले कितने ज्यादा मेडल जीता करते थे। तो दोस्तों हमें इतना क्लियर हो गया, गेंग्यू पार्क पहले बचपन में चैंपियन होता था इस कराटे की फील्ड में, लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो उन लोगों के खिलाफ नहीं लड़ पा रहा था। इसलिए नहीं कि उसके पास स्किल नहीं है, बल्कि जब से उसकी मदर की तबीयत खराब हुई है वो ठीक तरीके से मैच पर फोकस ही नहीं कर पाता। वो इसी वजह से अब कराटे को क्विट कर रहा है। उसकी मदर बोलती है, ये तुम मेरी वजह से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक जॉब ढूंढकर मेरी हॉस्पिटल बिल के लिए पैसा जमा करना चाहिए। उसकी मदर उससे कहती है कि बेटा मेरी फिक्र मत करो। गेंग्यू पार्क पीछे नहीं हटता। वो बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें मुझ जैसे बंदे पसंद है जिनका बैकग्राउंड कराटे से हो। वो अपनी मदर को बताता है कि इस बड़ी सिनवा नामी कंपनी ने अगर मुझे ले लिया तो पैसों की बारिश लग जाएगी। हाँ दोस्तों, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता होता, किसी को भी मारना नहीं चाहता होता, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे इतना मजबूर कर दिया, हालात ने उसे इतना बदल दिया कि उसने अपने कराटे के मेडल को डस्टबिन में फेंक दिया और बस एक ही चीज को सामने रखा, अपनी मदर के लिए पैसा कमाना। इसी के साथ कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मिस्टर जेंटलमैन गेंग्यू पार्क अपने दिली दिल में कहने लगता है, इसने एक लम्हे के अंदर ही मेरे सीनियर्स की छुट्टी कर दी है। ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये कराटे की फील्ड में होता तो शायद से ये अब तक चैंपियन भी बन गया होता। इसने मेरे सामने मेरे सीनियर्स को मारा है। जिस तरीके से वो लड़ता है, जिस तरीके से वो मूव करता है, बस सिर्फ इसको देख के ही मुझे अंदाजा हो गया है कि वो किस तरीके से फाइट लड़ता है। हाँ दोस्तों, चूंकि गेंग्यू पार्क एक काफी ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर होता है, काफी ज्यादा टैलेंट होता है, वो बस अपने दुश्मन को एक नजर में देख के पहचान लेता है कि वो किस तरीके से लड़ता है। जब एक बार उसे अंदाजा हो जाए तो वो तुम्हारे आने वाले मूव को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता है। वो यहाँ पर अंदाजा लगा लेता है कि ये स्केरी पर्सन फौरन से बत्तों पर एक शेर की तरह टूटता है।
मतलब कि स्पीड का इस्तेमाल करते हुए रश करता है ताकि वो अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सके। और ठीक हमारा पिलट ऐसा ही करता है, वो फौरन से गेंगू पार्क पर रश करता है। पिलट पहला पंच बरसाता है, गेंगू पार्क आसानी से उसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसने ऑलरेडी अंदाजा लगा लिया था। इसके बाद पिलट जैसे जैसे अपनी किक मारने के लिए तैयारी करता है तो वो थोड़ा सा जिस्म यूं करता है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि वो अब किक मारने वाला है। तो वो यहाँ पर पिलट की किक को भी आसानी से रोक लेता है, ये बोलते हुए कि हमें टूर्नामेंट में अपने दुश्मन की मूव का अंदाजा लगाना होता है वरना हम उधर ही हार जाएंगे। तो इसके लिए मैंने काफी समय लेकर अपने जहन को तैयार किया है, पर जब कोई बंदा किक मारता है वो एक चीज हमेशा भूल जाता है और वो होता है उसके फेस का डिफेंस। तो इसी के साथ गेंगू पार्क का एक जानलेवा वार सीधा हमारे पिलट के मुंह पे पड़ता है। गेंगू पार्क इसी मौके से फायदा उठाते हुए अपना दूसरा पंच बरसा कर पिलट की अक्ल ठिकाने लगाता है। अब जब पिलट दर्द से तड़पता हुआ पीछे हट रहा है तो उस दौरान यहाँ पर कराटे वालों को ये सिखाया जाता है कि इस मौके से फायदा उठा के अपने दुश्मन के पांव पर वार करो। तो वो ठीक अपने पैर से हमारे पिलट के पैर को टेक आउट करता है जिससे पिलट का संतुलन पूरे तरीके से बिगड़ जाता है। इसके बाद वो इतनी ज्यादा खतरनाक किक लगाता है जिससे वो हर बारी पे अपने टूर्नामेंट्स को एंड किया करता था, पर टूर्नामेंट में वो थोड़ी सी अपनी ताकत का कम इस्तेमाल करता था ताकि वो अपने दुश्मन की जान ना ले ले। लेकिन वो पिलट के खिलाफ अपनी फुल ताकत से डोमिनेंट किक लगाता है, वो किक जो कि पिलट के फोरन से ऑर्गन पे जाकर लग जाती है, वो पिलट को जमीन पे पटक डालता है। वो यहाँ पर इसके बाद हम उसके चेहरे पर थोड़ा सा दुख देख पाते हैं, वो सोचने लगता है कि मैंने उस बेचारे की जान ले ली, जबकि मेरे कोच ने मुझे ये तबीयत दी थी, ये ट्रेनिंग दी थी कि कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर। वो खुद पर शर्मिंदा होता है क्योंकि वो एक जेंटलमैन होता है, किसी को भी दर्द नहीं देना चाहता होता, पर ये सब कुछ वो अपनी मदद के लिए कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि पिलट यहाँ पर मारा गया कि अचानक से पिलट अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। इसके बाद पिलट अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए फुल पावर से अटैक करने लगता है। ये देखकर गेंगू पार्क अपने दिली दिल में कहता है, ओह अच्छा, तो तुम यहाँ पर फुल वाइड स्विंग का इस्तेमाल करोगे ताकि तुम ज्यादा पावर को जनरेट कर सको। वो यहाँ पर पिलट के आने वाले वार को प्रिडिक्ट कर लेता है, अंदाजा लगा लेता है, पर जैसे ही उसका वार यहाँ पर उसके मुंह के सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब उसे समझ में आता है कि वो सब टूर्नामेंट के रूल्स पर ही जिंदा है और प्रिडिक्ट कर सकता है, पर जो पिलट है, पिलट यहाँ पर जिंदगी और मौत के लिए लड़ता है, उसे रूल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ दोस्तों, पिलट उसके मुंह पर जोरदार तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर को बजाता है और इस दौरान सोचने लगता है कि ये तो रूल्स के खिलाफ होता है, हाँ ना, जिस वजह से वो यहाँ पर पिलट के वार को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। इसी के साथ वो जमीन पर गिरा होता है और खांसी कर रहा होता है। पिलट उससे बोलता है, तुम सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर रह के ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, पर मैं जिंदगी और मौत का अंदाजा लगाता हूँ कि ये मैच किसके नाम जाएगा। पिलट इसके बाद उसकी जान को नोचने लगता है। वो यहाँ पर आखिरी बार कहता है कि देखो, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए जिंदा हूँ, मुझे उसका इलाज करने के लिए पैसा चाहिए, प्लीज मुझे अभी मत मारो। एक बार मैं अपनी माँ का इलाज करवा तो तुम बेशक आकर मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें खुद अपनी जिंदगी दे दूंगा, पर प्लीज अभी ऐसा मत करना। पर पिलट हम सबको पता है एक दरिंदा है, वो यहाँ पर उसी फायर एक्सटिंग्विशर को उसके मुंह पे बरसाता जाता कि यहाँ तक उसका मुंह टूट जाता, वो मर जाता और पिलट के हाथ से उसका एक्सटिंग्विशर भी छूट जाता। पिलट यहाँ पर पार्किंग लॉट से अब अंदर एंटर करता है, वो स्टेयर लेके जाने ही लगता है कि एक बंदा सीधा उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही सीढ़ियों की ऊंचाइयों से हमारे पिलट पर वार करता है, पिलट उसकी ओर अपनी पीठ करते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए नीचे पटक डालता है। पिलट चंद कदम आगे लेता है तो एक बहुत बड़ी रफड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लैंगून सीओ को देख पाते हैं जो कि फौरन से अपने बंदों को लेकर ताइगू के ऑफिस में जा पहुंचता है।
वो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में वार और बढ़ जाए। हम इसे एक प्रोफेशनल तरीके से एक मीटिंग के जरिए हल कर सकते हैं मिस्टर जैंग। प्लीज दरवाजा को खोलिएगा। वो यहाँ तक अपने बंदों को भी दूर कर देता है, यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो मिस्टर जैंग को फिर से आवाज लगाते हुए कहता है कि ताइगू तो गया, पर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हम चाहेंगे कि आपको कुछ भी ना हो। हम नहीं चाहते कि कंपनी की और हालात खराब हो, तो इस वजह से प्लीज दरवाजे को खोलिएगा। देखते ही देखते दरवाजा अचानक से खुल जाता है और उसके अंदर से निकलता है वही शख्स जिसके सर पर मिस्टर जैंग ने बोतल तोड़ी। वो यहाँ पर बैक करने लगता है नैमुंगसियो से कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके खिलाफ ना जाइएगा, पर नैमुंगसियो को पता होता है वो झूठ बोल रहा है। शुरू में उसने खुद ही अपनी मर्जी से ताइगू की साइड चुनी थी, तो नैमुंगसियो अपने एक ही हाथ से उसकी गर्दन को तोड़ देता है, ये कहते हुए कि तुम सबसे बड़े गधे थे। तुमने ताइगू की साइड ने भी पीछे छोड़ दिया और मेरी साइड से भी मारे गए। तुम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। इसके बाद वो ताइगू की टेबल पर उसके नाम को सजा हुआ देखता है, जिसमें लिखा होता है प्रेसिडेंट ताइगू, मतलब कि चावू के बाद सबसे बड़ी ताकत इसके पास है। वो ये देखकर सोचने लगता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर है, इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन अफसोस लालच ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम इस कुर्सी से भी जाओगे जो कुर्सी के लिए लोग मरते हैं। ये बोलते हुए वो ताइगू के नाम के लेबल को तोड़ देता है। उधर ही हम दूसरी तरफ पिलट को देख पाते हैं, जो कि सारी लफियों को मार चुका होता है। अब वो आखिरी शख्स के गले को घोंट रहा होता है। मजे की तो बात यह है, पिलट उसकी जान लेने के बाद स्लोली आगे चलने लगता है, जैसे उसे किसी भी चीज की जल्दी नहीं है और वो डरे ही कि उसके सामने जो आएगा वो मारा जाएगा। इसके बाद उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि फौरन से बोर्ड रूम में पहुंचो। पिलट जो कि ऑफिस पहुंचने की इतना ज्यादा करीब था, वो सोचने लगता है कि लोकेशन बदल गई, आखिर ऐसा क्यों। इसके बाद यहाँ पर पिलट अब अपनी दिशा को पलट के दूसरी जगह पर जाने लगता है। उसे फिर से सिनेमा ग्रुप के दूसरे कोने में जाना पड़ेगा, और जब वो गुजरने लगता है उसे कैमरे की आंख देख लेती है। नैमुंगसियो का बंदा फौरन से नैमुंगसियो को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि सर, पिलट आप के करीबी में ही है। पर यहाँ पर नैमुंगसियो ताइगू तक जा पहुंचना चाहता होता है, क्योंकि अगर वो ताइगू तक पहुंच गया तो वार वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो वो बोलता है अपने चमचे को कि मुझे माइक पर लगाओ। तो उसका चमचा उसके फोन को जैसे ही माइक पर लगाता है तो यहाँ पर नैमुंगसियो अनाउंसमेंट करने लगता है, हाँ, सब लॉबी वाले एरिया में, ताकि पिलट को सुनाई ना दे। वो अनाउंस करता है कि जो कोई भी पिलट को मार गिराएगा हम उसे देंगे $4 मिलियन USD। हाँ दोस्तों, $4 मिलियन। जिस वजह से यहाँ पर कुछ लालची ताइगू के बंदे भी पार्टी को पलट देते हैं और कुछ अभी भी ताइगू की तरफ से ही लड़ रहे होते हैं। हाँ दोस्तों, उन सब पर एक मोटिवेशन का पहाड़ टूट आता है कि $4 मिलियन USD वो कभी भी सिनेमा ग्रुप में आम काम करके तो कमा ही नहीं सकते। तो वो सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने पिलट को मार गिराया तो वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, इतना अमीर कि वो अपनी कंपनी तक शुरू कर सकते हैं। हम नैमुंगसियो को दोबारा देख पाते हैं, जो कि अपने सर को झुकाकर ताइगू की कुर्सी को रिस्पेक्ट शो करने लगता है। मैं माफी चाहता हूँ कि तुम्हें गलत बंदे को सौंपा गया, ये इस गद्दी की बेइज्जती है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि जो लोग अब पिलट के ऊपर टूट पड़ेंगे वो आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी किसी के खून के पीछे इतना पागल नहीं हुए होंगे जितना कि वो अभी पिलट की जान को नोचने के लिए तरस रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, $4 मिलियन USD हर एक के लिए बैठे बैठे कमाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वो यही सोच रहे थे कि ग्रीड, लालचपन इंसान को किधर कभी नहीं छोड़ता। वो अपनी जानों को खो देंगे, लेकिन बदले में वो पिलट को भी मार गिराएंगे। हम देख पाते हैं कैसे वो सारी की सारी लफड़ी एक साथ दूसरी तरफ हमारे पिलट पर टूट पड़ती है। कहानी हांगकांग में सीओ पे जहाँ पर उससे अचानक से उजिंग कैंग का फोन आता है। उजिंग कैंग सीओ से यहाँ पर सिनेमा ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेक करने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे मार करते हुए कहता है कि मैं दोबारा से उनके सर्वर्स को हैक करता हूँ और तुम्हें 1-2 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन भेज दूंगा।
उधर ही हम उजिन कैंग को भी देख पाते हैं। जैसे जैसे करके सुबह हो रही होती है तो उससे यहाँ पर होश आने लगती है। उससे यहाँ पर पिलट पर गुस्सा होता है क्योंकि पिलट ने कहा होता है कि ये सब कुछ वो उजिन कैंग को बचाने के लिए कर रहा होता है। ये चीज उजिन कैंग को पसंद नहीं आती कि कब तक वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। पर यहाँ पर सबसे बढ़ के उसे नैमुंग सियो की फिक्र खाई जाने लगती है कि अगर पिलट का सामना नैमुंग सियो से हुआ तो शायद से पिलट मर भी सकता है। उसे आज पहली बार अपने बाप का एहसास होता है। उसे समझ में आने लगता है कि जब मैं पूरी रात गायब रहता था और लड़ने जाया करता था तो तब मेरे बाप पर क्या गुजरती होगी। सेम उससे ये फीलिंग अपने भाई पिलट के लिए भी खाई जाने लगती है। वो दिल ही दिल में कहता है कि मैं समझ गया फादर, आप क्यों इतनी ज्यादा पिया करते थे, आप क्यों इतनी ज्यादा मेडिसिन लिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह। कहानी दोबारा से पिलट पे जाती है जहाँ पर जैसे जैसे करके लफड़ी एक साथ उस पर टूट पड़ती है। उस दौरान पिलट अपनी पिछली फाइट से थक भी चुका होता है। एक बंदा नाइफ का इस्तेमाल करके पिलट को स्टैब करने की कोशिश करता है। पिलट उसके वार से पहले अपने पंच से उस पर टूट पड़ता है। पिलट जिस तरीके से पहले बंदे की खिलाफ वर्जी ही करता है उसे समझ में आ जाती है कि हाँ यार, कुछ तो अलग है इन बंदों के बारे में। ये एक भूखे कुत्ते की तरह मुझ पर टूट रहे हैं, जैसे कुत्ते को हड्डी डाली जाए जब उसने कुछ भी ना खाया। उतने में दूसरा वार करता है। पिलट उसके हमले को रोकते हुए फौरन से अपना दमदार पंच बरसाता है। पिलट इसी तरह मारता जा रहा होता है कि इसी में एक शख्स की आयरन रॉड फौरन से पिलट के हाथ में रखती है। पिलट सोचता है कि एक सेकंड के लिए भी मैं अगर अपने फोकस को इनसे हटाऊं तो ये मुझ पर उसी दौरान भारी पड़ जाते हैं, जंगली भेड़ियों की तरह। ये बोलते हुए पिलट अपने घोड़े को फौरन से उसके जांघ पर मारकर उसके जांघ को ही तोड़ देता है। पीछे से एक बहुत बड़ा शख्स पिलट को जांघ पकड़ता है। वो बाकी लोगों से कहता है कि टूट पड़ो। तो वो शख्स अपनी छुरियों और ब्लेड्स को लेकर पिलट की जांघ को तमाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पिलट भी कच्ची गोलियां नहीं खे रखी होती। पिलट अपने से बड़े जिस्म को हटाने के लिए यहाँ पर शुरुआत एक बहुत बड़े झटके से करता है। हाँ, जिस झटके से वो उसके पैरों को हवा में कर देता है, अब यहाँ से उसको पलटना आसान होता है। तो पिलट फुल घूमते हुए उसके सर को जमीन से ही दे मारता है। उसका सर जैसे ही जमीन पर बचता है तो हम एक बहुत बड़ी ऊंची आवाज को सुन पाते हैं, वो इम्पैक्ट की आवाज को। अब वो लोग भी घबराने लगते हैं कि यार हमारी आधी लफड़ी तो यहीं पर मारी गई है। वहीं पर हम पिलट को भी देख पाते हैं जो कि लड़खड़ा के बस खड़ा होता है। वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, पसीना से उसका जिस्म लुचर रहा होता है और उसके सांसें उसके जिस्म से निकलती चली जा रही होती है। उतने में हम उजिन कैंग को भी देख पाते हैं जो कि टैक्सी लेकर फौरन से यहाँ पर पहुंचता है। वो सिनेमा ग्रुप की जैसे तैसे करके मेन एंट्रेंस पे अपनी नजरें ठहराता है तो सामने 3 गार्ड उसे गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे मौत की लड़ाई चल रही होती है। और ये देखकर सोचने लगता है कि ये क्या चल रहा है। मुझे तो लगा ये सारे लोग पिलट के खिलाफ लड़े होंगे, लेकिन दिखने से तो लगता है इनका आपस में भी बंटवारा हो चुका है। हाँ दोस्तों, नैमुंग सियो के वो साथी जो कि अभी भी ताइगू के कुछ लैथीज के खिलाफ लड़े होते, जो कि 4 मिलियन यूएसडी की लालच में नहीं आए होते और अभी भी ताइगू की साइड से ही लड़ रहे थे। अब उजिन कैंग की नजर उस ऊंची सी बिल्डिंग पे पड़ती है। वो सोचने लगता है कि मेरे जाने के बाद सिनेमा ग्रुप ने बहुत तरक्की कर ली थी। अब वो यहाँ पर अंदर जाने का सोच रही होता है कि अचानक से एम्बुलेंस आती है। वो सोचने लगता है कि जरूर इतने लोग मरे होंगे, पर इन सब के लिए एक ही एम्बुलेंस को बुलाया है। पर दोस्तों, असल में वो एम्बुलेंस उन मरे हुए लोगों के लिए तो होती ही नहीं है, क्योंकि उस एम्बुलेंस के आगे सारे लोग डर के मारे सर झुका देते हैं। वो समझ जाता है कि इस एम्बुलेंस के अंदर से कोई बहुत बड़ा शख्स निकलने वाला है जिसके पास सिनेमा ग्रुप के अंदर काफी बड़ी ताकत है। पर वो कौन हो सकता है? हम देख पाते हैं उस शख्स को अब व्हील चेयर पर बिठाकर सिनेमा ग्रुप के सामने उतारा जा रहा होता है। उसकी व्हीलचेयर आगे थोड़ी सी बढ़ती है कि एक पत्थर में उसका टायर आ जाने की वजह से वो शख्स वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। हाँ, इतना बेबस शख्स है, लेकिन फिर भी लोग उसके आगे रिस्पेक्ट में अपना सर झुका रहे हैं। पर हम वहीं पर चोई को भी देख पाते हैं जो कि मुंह को सर्व करता था। वो गुस्सा हो जाता है कि फौरन से मुंह को कुर्सी पर बिठा। हाँ दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कैंग मू होता है, वही शख्स जिसको पिलट ने धोया था।
पिलर ने काफी मार भी खाई थी, बस पिलर मरते मरते बच गया था। दोस्तों, अब जो आने वाली आगे की एपिसोड है ना, वो आपको अंदर से हिला डालेगी मेरे भाई लोगों। इतनी ज्यादा इंटेंस फाइट होने वाली है इस वार सागा में। हाँ दोस्तों, ये सिनेमा ग्रुप का वार सागा है जो कि इस वक्त हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, तुम लोग सब स्टोरी को ना जाना करो, बल्कि मानवा की हर चीज को समझने की कोशिश किया करो कि ये कौन सा सागा चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है। एनीवे, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। अगर लाइक ज्यादा हुए तो हम नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही ले आएंगे। तो मैं मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के साथ।